if I am fine with the video team, I'm fine. Yeah. Okay जी. अस्सलाम वालेकुम everyone. आप लोगों के जनाब जो मुझे असाइनमेंट्स मिले हैं, ठीक है, वो असाइनमेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम, ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चों के असाइनमेंट्स, अगर मैं आप शुड आई शो यू द स्क्रीन कि मुझे कितने लोगों के असाइनमेंट्स मिले हैं, ठीक है, और आप लोगों ने जो है मुझे कितने लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाने हैं, क्या करना है, तो वो मैं आपको एक थोड़ा सा चीज शेयर कर दूंगा. ड्यू डेट ट्यूसडे थी, बाकी ड्यू डेट ट्यूसडे थी, मंडे नहीं थी सर. असाइनमेंट्स ड्यू टुमारो. जी 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 बिल्कुल. तो हाँ, मकसद मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों के, मैं जरा आप लोगों को आ, उसका जरा मैं आपको एक नक्शा दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या नक्शा जो है वो अभी तक आप लोगों के साथ शेयर किया गया, ठीक है. तो वो पहले हम लोगों ने देखना है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने लोग जो हैं उस पे अभी तक आ चुके हैं और कितने लोगों का अभी ड्यू है, ठीक है. और वो ड्यू होना जो है वो एकदम से बार रेस कर देता है कि चीजें कैसे आप लोगों ने करनी, ठीक है. तो एक सेकंड, जरा आप मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं आपके साथ वो ओपन करके आप लोगों की जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. सो दैट ये जहन में रखिएगा कि अभी आपने असाइनमेंट किए जो 3 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ 2 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोगों ने करके मुझे देने, ठीक. थर्सडे को आप लोगों ने मुझे 3 मार्क वाले करके देने. तो अगर आप अभी करके दे देंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा, क्या वो 3 मार्क के लिए आप काम कर सकते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप लोग मुझे ट्यूसडे को देंगे तो फिर आपका वेडनेसडे का सिर्फ एक दिन होगा और आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस करने होंगे. सो द अर्ली यू डू द बेटर यू बिकम. अच्छा, जिन्होंने सबमिट करवा दिए हैं उनके साथ भी एक पॉइंट है कि बेटा जी अभी मैं आप लोगों के स्टेप्स चेक कर नहीं सकता, क्योंकि चेक करने का जो सारा रीजन है वो अभी उस वक्त होगा जब सारी क्लास जमा हो चुकी होगी, जब ड्यू डेट कैंसिल हो चुकी होगी, जब ड्यू डेट निकल चुकी होगी, ठीक है. सो उसको जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज रियली हैपनिंग देयर, ठीक है. 2 times and then we shall start the class. कहाँ गया, इधर आ जाओ, कहाँ गया, इधर आ जाओ, कहाँ गया, इधर आ जाओ. ये देखिए, दिस इज बेसिकली योर असाइनमेंट, ठीक है. और आप लोगों का जो ड्यू डेट है वो टुमारो 11:59 पर है, जो कि एज स्टेटेड साथ ने भी बात की है कि सर वो कल है वाली है. वो ये है कि ये तो खैर अली का है, अभी असाइनमेंट आया हुआ है. ये मेरे पास सबके सबके असाइनमेंट्स हैं जिन्होंने किया है, और ये देखें माशाल्लाह असाइन, ये वो अफराद हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट मुझे नहीं दिया हुआ. सही है. दिखाने का सिर्फ रीजन ये है कि बेटा जी ये असाइनमेंट जो है ये देखें माशाल्लाह काफी सारे. ओवरऑल 14 हैज सबमिटेड एंड 23 येट टू सबमिट, ठीक है. तो जो ये 14 कर चुके हैं, आप लोग बड़े आराम और सुकून से, यू हैव ऑल द डे, आज का कल का परसों का 3 दिन आपके पास हैं. यू स्टार्ट डूइंग द 3 मार्क वाला असाइनमेंट, सही है. और सबमिशन जो है उसकी कब है, थर्सडे, ठीक है. तो यू हैव एम्पल टाइम, क्या वो काम कर सकते हैं. कॉन्ट्री टू दैट, ये जो 23 स्टूडेंट्स जो अभी असाइन लिखे हुए हैं, सही है, ये जो अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो 14 हैंडेड इन, 14 ने मुझे असाइनमेंट दे दिया है और 23 गेट टू सबमिट. तो आपके पास बेटे जी अगेन वही बात आ रही है सारी की सारी कि अगर आप ASAP कर लेंगे तो आपके पास, ये मैं आपको बता दूं कि थर्सडे को, ये जो अब जो थर्सडे आ रहा है 3 दिन के बाद जो थर्सडे आ रहा है, उसको आप लोगों ने मुझे ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन सबमिट करवाने हैं. सो यू बेसिकली आर रिक्वायर्ड टू डू दिस थिंग ASAP, ठीक है.
और ये जो है इन बच्चों ने सबमिट करवाया, ठीक है। अली रजा, राफे, अरीबा, इबाद, हरम, हसनैन, हिबा, माहम, नवेरा, अब्दुल्ला, यूसुफ, हमजा, सकीना, सारिम, इन्होंने मुझे सबमिट करवा दिया है। अगर आप में से किसी ने सबमिट करवाया है और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, जस्ट टू गो बैक एंड सी वेदर यू हैव टर्न्ड इन वाली चीज आपने क्लिक की है या नहीं की है, तो वो टर्न इन भी आउट करना पड़ेगा। प्लस ये तमाम तर वो स्टूडेंट्स हैं जो कि येट टू सबमिट द असाइनमेंट, तकरीबन 23 स्टूडेंट्स जो हैं वो येट टू। अच्छा, अब एक आध तो बच्चे ऐसे भी हैं जो खुदकते उछलते कूदते मेरे पास आए, सर हमारी तो पहली क्लास थी और ये हुआ, हमने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जो कुछ भी है। तो रिसेंटली ज्वाइन करना इज one of the issues, लेकिन somehow some way you try to do it as much as you can, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये एक आध असाइनमेंट के लिए। और सर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों ने काम कंप्लीट नहीं किया हुआ और आप लोगों ने जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आप ये समझेगा कि दोनों असाइनमेंट्स जो होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी मुझे जो है वो क्लेरिफिकेशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस चाहिए। अदरवाइज अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इस बारे में बात नहीं करता कि भाई एक्स वाई जेड स्टूडेंट जो है वो अभी ज्वाइन किया है, हिंस वो ये वाला असाइनमेंट नहीं कर सकता, सो यू विल बी मार्क्ड 0। अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से पता चल जाता है कि जी इस बच्चे ने हमें बताया हुआ है कि ये रिलेटिवली लेट इसे ज्वाइन किया था और हम इस बारे में बात करते हैं कि ये भी असाइनमेंट नहीं कर पाएगा लेकिन बाद में करके आपको दे देगा, देन आपके लिए वो असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। तमाम तो वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने लास्ट वीक में ज्वाइन किया था, सही है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज आप लोग ये चीज इंश्योर करें कि अनटिल अनलेस के मुझे आपकी तरफ से नॉट आपकी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको वो सेव करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आती है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। और कंसिडरेशन के अंदर फिर ये चीज कंसिडर की जाएगी कि आप लोग शायद करना नहीं चाह रहे ऐसा, ठीक है। सो इट्स नॉट योर, जो बच्चा भी नया आया है और वो असाइनमेंट नहीं कर पा रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं असाइनमेंट करने किस तरह से होता है, मैंने तो कोई क्लास ही अभी तक नहीं दी हुई है, ब्ला 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 किस्म की चीजें, तो बेटा जी कॉल मेल्स ऑफिस और आज कॉल कर लें 11:59 टुमारो से पहले पहले कॉल करके उनकी तरफ से मुझे मैसेज आ जाना चाहिए कि जी इस बच्चे को ये असाइनमेंट के लिए आप थोड़ी देर 2 टाइम्स दे दीजिए, ठीक है। तो वो 2 टाइम्स लेकर फिर आप बड़े आराम से उनसे सिक्योर हो जाएंगे, जब आप थोड़े अरसे के बाद फिर जो है ये असाइनमेंट करके मुझे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो डिस्कशन थी जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीक में हमने की थी, वो हम लोगों ने कहाँ तक की थी? कोई मुझे बता सकता है कि हम लोगों ने थर्सडे को लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? एनीवन तो बता सकता हूँ? जी जी, 3 मार्क वाले, 2 मार्क का तो डेफिनेशन थी ना, तो वो मैंने आपको बता दी थी कि जी इस तरह से आपने बात करनी। 3 मार्क का तो मैं आपको बकायदा एक हर्ट्जबर्ग, ठीक है हर्ट्जबर्ग, सही। इसका मतलब आज हम लोग रूम और मैकग्रेगर करनी है और हमारी थ्योरीज आज खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही, थैंक यू। 3 मार्क के लिहाज से तो मैं आप लोगों को एक सैंपल आंसर जो है वो लिखकर ग्रुप पे सेंड करूंगा, सही है, वो तो मुझे करना है, ठीक है ना। तो वो चीज आप बिल्कुल इस चीज को ज़हन में रखें कि 2 मार्क के लिए तो वो डिफाइन के टर्म्स के साथ थी। सर प्लीज असाइनमेंट का दोबारा बता दें। अच्छा, मैं असाइनमेंट का दोबारा बताया तो बेटे, असाइनमेंट जो है बेटे आपका जो है वो 2 मार्क का असाइनमेंट जो है वो आपने जो मैंने ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, अशर आप उसमें हैं, गूगल क्लासरूम पर हैं? सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप गूगल क्लासरूम पर हैं तो आपने ओरिजिनली वो शीट तो पूरा देख लिया होगा असाइनमेंट का। उस असाइनमेंट के शीट के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन है, वो मुझे आपने कल रात तक सबमिट करवाना, ठीक है। द अर्ली यू डू द बेटर इट इज, क्योंकि 3 मार्क वाला क्वेश्चन भले आप आज जमा करवाएं, भले आप जमा करवा चुके हों, भले आप कल रात को 11:59 रात को 11:59 को आप लोग सबमिट करवाएं, थर्सडे को, ये जो थर्सडे आ रहा है 2 दिन के बाद जो थर्सडे आ रहा है, इस थर्सडे को आप लोगों ने 3 मार्क वाले सारे क्वेश्चन जमा करवाने 11:59।
थर्सडे की 11:59 तक आपने जमा करवाना, सही है। और ये वो चीज ज़हन में रखिएगा कि जब आप ये सबमिट करवा रहे होंगे तो आप जितनी जल्दी 2 मार्क वाले सबमिट करवा देंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, टाइम आपके पास होगा और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 3 मार्क वाले के लिहाज से जो लेआउट है वो मैं आप लोगों के ग्रुप के ऊपर एक सैंपल आंसर जो होगा 3 मार्क का वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसपे आप लोगों के पास आइडिया होगा कि यार 3 मार्क वाला क्वेश्चन करना किस तरह से, ठीक है। तो 2 मार्क वाला तो आप लोगों ने मुझे कल तक रात तक जमा करवाना है, सही है। और फिर थर्सडे की रात तक आपने मुझे 3 मार्क वाला क्वेश्चन जमा करवाने हैं। तो जितनी जल्दी आप जमा करवा देंगे उतना बेहतर होगा। मेक सेंस? गुड। यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। और इफ आई जस्ट रिकैप, हम लोग क्या कर रहे थे रिकैप के लिहाज से, हम लोग जो पढ़ रहे थे थ्योरीज पढ़ रहे थे, सही काफी अरसा हो गया थ्योरीज पढ़ते हुए। और इन थ्योरीज को स्लो पढ़ने का रीजन, या इनको एक दिन में एक या 2 थ्योरीज पढ़ने का रीजन सिर्फ इतना है कि आप सबके सब जो है वो एक सेम पेज पे आना शुरू हो जाए। आई एम नॉट टेकिंग लिटरली अ वेरी डिफिकल्ट राउट जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर जो पढ़ाई है उसको आप साथ साथ करते रहेंगे तो चीजें आपकी रिलेटिवली आसान होती जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन मुझे आया, सर ये थ्योरीज नजर नहीं आ रही, मतलब आपको क्या मतलब कैसे नजर आनी चाहिए थ्योरीज? यू कैन go to unit number 2 and you just skim through the pages, you can see these names। और अगर आपको फिर भी नजर नहीं आ रहे तो चैप्टर 10 और 11 के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट थ्योरी के लिहाज से बात की थी उसने क्या कहा था? उसने ओरिजिनली मास्लो की थ्योरी को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और मास्लो की थ्योरी को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये था कि आपको ये बताना था कि मास्लो ने कहा था कि जनाब हमारे पास काफी सारे लेयर्स होती हैं जिनके ऊपर हम लोगों को खुश करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल, जॉब सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सोशल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एप्लीकेशन के तौर पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। तो हर्ट्जबर्ग आए और हर्ट्जबर्ग ने कहा भाई देखो बात सुनो मास्लो, तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी हमें, लेकिन ये थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूज कर रही है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, एप्लीकेशन में मसला कर रही है। तो यार कोई ऐसी चीजें हैं जो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। तो भले तुम कुछ भी करो, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल मोटिवेटर्स, सही है, वो यूनिवर्सल सेटिस्फेक्शन लेवल लेकर आएंगी, उनको मैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स बोलता हूँ, ठीक है। उसके अंदर उसे ग्रोथ, उसे अचीवमेंट, उसे रिकग्निशन, उसे काम इटसेल्फ, सही है, इस तरह की बातें करके उसे कहा भाई ये दुनिया की वो चीजें हैं जो दुनिया में हर बंदा इससे खुश हो, कम ज्यादा लेकिन खुश हो, सही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सब्जेक्टिव है, बाज लोग इस बारे में सोच रहे होंगे, बाज लोग इस बारे में नहीं सोच रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सोचता है कि यार मैं अगर एक बंदे को अच्छा मोबाइल फोन दे दूंगा तो वो खुश हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वही मोबाइल फोन उसके जहन में होगा यार यही तो मोबाइल फोन है, इससे बड़ी, इससे अच्छा मोबाइल फोन है। तो वही चीज जो पहले किसी जमाने में उसको मोटिवेट कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगी और फिर इवेंचुअली उसको डिससेटिस्फाई करना शुरू कर देगी। हो भी सकता है कि आपकी नजर में वो बहुत जबरदस्त चीज हो क्योंकि आप तो भाई यही चीज कंसिडर करते हो, लेकिन दूसरे के लिए वो एक इंफीरियर चीज हो और वो उससे मूव ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दोस्त की बर्थडे आती है और आप उसको बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छे से दिल से अपने पैसे जमा करके आप उसको एक बॉडी स्प्रे देते हो, सही है। और आपकी नजर में वो बॉडी स्प्रे जो है वो बहुत अच्छा एक गिफ्ट है क्योंकि आपको आपके दोस्त में से बहुत अजीब किस्म की स्मेल आती थी, तो आपने सोचा है कि ये चीज उसके लिए बेहतरीन होगी। आपने उसको कहा कि ये हो सकता है, उससे खुश हो। जैसे उसे बॉडी स्प्रे खोला तो उसे कहा यार ये क्या दे दिया उठा के मुझे, मुझे मैं तो सोचा था कम से कम तुम मुझे अच्छा वाला परफ्यूम देते, या जो दिया है तुमने उसमें कम से कम 24/7 वाला तो होना चाहिए था, यार ये क्या तुमने लोकल ब्रांड सा दे दिया उठा के। तो इसका मतलब ये कि आपने कोई चीज उसको प्रेजेंट की इन ऑर्डर टू शो हिम और हर योर सेटिस्फेक्शन या योर योर मोटिवेशन, ठीक है। लेकिन उस पॉलिसी के लिहाज से या उस गिफ्ट के लिहाज से या उस जो आपने उसको जो एक चीज उसको हैंड ओवर की उसके लिहाज से द पर्टिकुलर पर्सन इज सब्जेक्टिव, सही है, एंड मे नॉट बी वेरी हैप्पी। हो सकता है इसी तरह से आपने कभी किसी को पहले वो बॉडी स्प्रे दिया हो तो वो बहुत खुश हुई और ये बंदा खुश नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि बॉडी स्प्रे इज नेवर बिन अ मोटिवेटिंग फैक्टर, इट कुड बी अ हाइजीन फैक्टर। इसका मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनका लोगों में से रिएक्शन सेटिस्फेक्शन भी आ सकती है और लोगों के कुछ रिएक्शन जो है वो डिससेटिस्फाइड भी आ सकता है, कुछ अनसेटिस्फाइड भी हो सकता है उस चीज से, वो कहाँ चले गए आपके सारे के सारे हाइजीन फैक्टर के अंदर। तो
मैस्लो की बात को सिंप्लीफाई करने के लिए हर्ट्जबर्ग ने कहा भाई देखो कुछ भी करोगे ना, कंपनी की पॉलिसी कुछ भी लगाओगे, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को मोटिवेट करेंगी और कुछ ऐसी चीज होंगी जिससे लोग हाइजीन ढूंढेंगे, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हाइजीन ढूंढेंगे कि यार ये थोड़ी सी हाइजीनिकली हमारे लिए, साइकोलॉजिकली हमारे लिए कोई इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है, और उसके बिहाफ पर वो अपने काम को कंपनसेट करना शुरू करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को कंपनसेट करना शुरू करेंगे कि यार क्योंकि ये है ना, अच्छा सही है चलो, कार पार्किंग नहीं है फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल के आगे, तभी इसकी कार पार्किंग नहीं है, तो स्कूल के पार्किंग वार्किंग तो है नहीं, कहीं भी खड़ी कर देंगे और उठा के चल यार ऐसे ही पार्किंग कर दे, ठीक है यार, इसकी पार्किंग करते किसी घर के सामने कर, अब किसी घर के सामने कर दी तो गेट के सामने कर दी, वो ओनर आके स्कूल में आके उछलना शुरू हो रहा है कि जी हमारे घर के सामने पार्किंग कर दी है, ये वो फ्लैट है बाकी, तो वो एक तरह की मोटिवेशन। लेकिन अगर आपके ही स्कूल ने जो है वो तमीज की पार्किंग दी हुई हो तो आपको सिक्योरिटी हो जाएगी, हाँ यार चलो ठीक है, गाड़ी मेरी सिक्योर खड़ी हुई है, एक बंदा है जो उसका ख्याल रख रहा है, चोरी चकारी का चांसेस रिलेटिवली कम हो। Anyhow, तो ये वो चीज है, तो कंक्लूजन इसका ये निकला कि अगर आपकी कंपनी पॉलिसी जो है वो मोटिवेटर्स के आसपास घूमेगी तो आपकी पॉलिसी से बहुत सारे लोग खुश होंगे, लेकिन आपकी अगर पॉलिसी जो है वो हाइजीन फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमेगी तो दिखने में आपकी पॉलिसी बड़ी आला लगेगी, दिखने में आपकी पॉलिसी बहुत आला लगेगी, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन शुरू होगी, जब उसका रिजल्ट आना शुरू होगा, तो वो रिजल्ट आपको वो चीजें नहीं दे रहा होगा जो आप उस पॉलिसी से चाहते हैं। जैसे कोई कॉलेज है, उस कॉलेज ने अपना जो लेआउट है, सही है, जो कैंपस है, जो उसने वहां की लाइफ है, या वहां का जो एक तरह से जो विजुअल जो एक्सपीरियंस है, वो उसने बहुत ही आला कर दिया। मतलब मैं आई नो फ्यू कॉलेजेस जहां पर आप जाते हैं एंड यू फील लाइक के वाओ यार क्या एम्बियंस है वहां की, क्या वहां की वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या यार वहां का मार्बल फ्लोर है, क्या वहां के पंखे हैं, क्या वहां की कैंटीन है, बच्चा निर्बटा सन्नाटा है वहां, रिजल्ट नहीं आता। तो कुछ अरसे के बाद आपको ये चीज जहन में लगेगी यार फैब्रिकेशन तो है, सही है, चीज को अच्छा दिखाया तो जा रहा है लेकिन चीज अच्छी है नहीं। तो यही चीज ध्यान में रखो, जब आप हाइजीन फैक्टर के गिर्द अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो इट लुक्स गुड बट इट नेवर गिव्स यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, सही है। तो इन चीजों को अब हम लोगों ने देखा, अब ये तो चीज हमारी होगी हाइजीन फैक्टर के लिहाज से, उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसमें सैलरी आ जाती है, उसमें वर्किंग कंडीशंस आ जाती हैं, उसमें सुपरविजन आ जाती है, उसमें कंपनी की पॉलिसी इटसेल्फ खुद आ जाती है, ठीक है, ब्ला 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 चीजें। अब ये जहन में रखो कि इस थ्योरी के बाद, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के बाद, अब जो साहब आ रहे हैं वो हैं व्रूम, VROOM, व्रूम, सही है। ये व्रूम साहब की थ्योरी है। व्रूम ने कहा ये भाई देखो, हर्ट्जबर्ग तुम्हारे थे मोटिवेटर्स फैक्टर्स, ठीक है, साइड पे कर दिए, मैं सिर्फ उन फैक्टर्स को देख रहा हूं जिनमें हाइजीन आ रही। ये बात समझ आई है? वो फैक्टर जिसमें हाइजीन आ रही है वो क्यों आ रही है? मैं सिर्फ उन हाइजीन फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए, और इतना रिड्यूस करने के लिए कि वो जो बंदा उसको हाइजीन समझ रहा है क्या समझना शुरू कर दे, उसको मोटिवेटिंग फैक्टर्स समझना शुरू कर दे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज योर थ्योरी एज अ बेस टू एलिमिनेट, टू सेगमेंट के what are the factors that are motivating every single employee in the company, सही है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट माइट हैव द डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब ये है कि कुछ को सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं, कुछ अनसेटिस्फाइड, सही है। तो जो सेटिस्फाइड होंगे उनको तो उठा के हम साइड पे कर देंगे, जो अनसेटिस्फाइड होंगे उनको बुला लेंगे, उनसे पूछेंगे भाई आइए बात करते हैं, क्योंकि आई रियली वांट यू अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉइज टू बिकम द सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज। मेक सेंस? तो असल में जो व्रूम की थ्योरी है, उस व्रूम की थ्योरी को आगे लेके जाने के लिए वो क्या करता है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी को आगे लेके जाता है, फर्दर एक्सप्लेन करता है हाउ टू रिजॉल्व या हाउ टू ओवरकम द हाइजीन फैक्टर्स, सही है। सो ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे पहली थ्योरी हमने पढ़ी थी मिट्सबर्ग की, और मिट्सबर्ग ने एंड में जाते जाते एकदम से एक बॉम्ब ड्रॉप किया था डिस्टर्बेंस हैंडलर का। तो वो बॉम्ब ड्रॉप फटने से पहले ही किसने कैच कर लिया था? डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन का भाई तुमने ये जो बम ड्रॉप किया है ना,
डिस्टर्बेंस हैंडलर का, ये मैंने कैच कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिर उसने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी निकाली। बिल्कुल इसी तरह से हर्ट्जबर्ग ने अपना एक बॉम्ब फेंका, उस बॉम्ब के अंदर एक बॉम्ब था जिसका नाम था मोटिवेटिंग फैक्टर, और दूसरा बॉम्ब था जिसके अंदर लिखा था हाइजीन फैक्टर। तो उसने कौन सा कैच किया? सिर्फ हाइजीन फैक्टर वाला कैच किया, सही है। और हाइजीन वाला फैक्टर कैच करने का अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, हाउ टू रिमूव, हाउ टू ओवरकम दिस हाइजीन, सही है। तो यहां से हमारे पास थ्योरी स्टार्ट होने लगी है अब व्रूम की। तो ये बेसिस है ऑफ व्रूम थ्योरी के व्रूम थ्योरी बनी क्यों, ठीक। सो ये जहन में रखो कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड मैनेजर आप बेसिक लेवल के ऊपर हर्ट्जबर्ग को इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आप व्रूम थ्योरी को फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि ये मेरा फॉर्मूला है कि मैं कह रहा हूं कि हर्ट्जबर्ग इस्तेमाल करें और फिर व्रूम इस्तेमाल करें। आप कह सकते हैं कि जी मास्लो इस्तेमाल करें और व्रूम इस्तेमाल करें, सही है। कोई बच्चा कहता है सर ये व्रूम इतना अच्छा क्यों लग रहा है आपको, मैं तो टेलर और मायो इस्तेमाल करूंगा। कर लो भाई। एक बच्चा कहता है सर दो ही क्यों इस्तेमाल करूं, मैं एक ही क्यों ना इस्तेमाल करूं। जरूर, सौ बिस्मिल्लाह। भाई आपको थ्योरीज को इस्तेमाल इस सेंस में करना है कि आपके मसले रिजॉल्व हो जाए। हमने जो बचपन में क्लास में पढ़ा था कि जी इफेक्टिव एम्प्लॉय ढूंढ लो या एफिशिएंट को इफेक्टिव बना दो, ये काम हो जाए। दूसरी चीज, जो कोई भी एम्प्लॉय मूव्ड है, अनसेटिस्फाइड है, वो कहा क्या बन जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। और जो डिससेटिस्फाइड है वो भी क्या हो जाए? सेटिस्फाइड। अब ये जैसे करना है, जो थ्योरी को इस्तेमाल करना है, एक पूरी थ्योरी इस्तेमाल करनी है, एक थोड़ी सी अगली थ्योरी सी, तीसरी थ्योरी थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है, सौ बिस्मिल्लाह। दो बड़ी थ्योरी कंबाइन करके इस्तेमाल करनी है, सौ बिस्मिल्लाह। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, आप मैनेजर हैं, आपके पास ये सारे स्पाइसेस गिवन हैं, जो स्पाइस डालोगे अगर तो वो रिजल्टेंट कस्टमर को वो डिश पसंद आ जाती है जायके की, भाई यही सोल्यूशन था आपके लिए। लेकिन यू नीड टू नो कि स्पाइसेस हैं क्या, यू नीड टू नो कि थ्योरीज हैं क्या, यू नीड टू नो कि थ्योरी कहती क्या और उसके रिजल्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आती है। अब हम लोग जा रहे हैं व्रूम की थ्योरी पढ़ने। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो वो प्लीज आप उससे पूछ लो, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो जी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि मोटिवेशनल थ्योरीज के लिहाज से हम जो बात कर रहे थे उसमें हमने हर्ट्जबर्ग के लिहाज से बात की थी सारी की सारी। और आखिर में हम लोगों ने क्वेश्चन जो लिखा था कि जी हाउ कैन हाइजीन फैक्टर्स आर रिजॉल्व, सही है। तो आंसर क्या आया था व्रूम थ्योरी के लिहाज से कि जी व्रूम थ्योरी जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होती है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ हाइजीन फैक्टर, ठीक है, जो अभी मैंने बात की आपको। फाइन, ओके जी। ये हमारे पास हो गई थी खत्म, और आज का तारीख है जी 7 सितंबर, माशाल्लाह। सही है, तो इसका मतलब होता है ये जो ये व्रूम थ्योरी है ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का मतलब क्या? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का मतलब ये है कि आपके पास जो एक फॉर एग्जांपल ये आपके पास हैं साहब, ठीक है, ये आपके हैं एम्प्लॉय,
सही है, और ये आपके हैं मैनेजर। ठीक है, ये जो साहब है, जो मैनेजर साहब है, और जो उनके जो सबऑर्डिनेट हैं या जो उनके जो एम्प्लॉय हैं, वो पर्सन बी हैं। ठीक है, ये पर्सन ए साहब हैं। ठीक है, और ये पर्सन बी साहब। अब ओरिजिनली व्हाट हैपेंस कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है, वो मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो टुवर्ड्स एम्प्लॉय हैं कि यार मेरा जो एम्प्लॉय है उससे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो आपका एम्प्लॉय है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है किससे, आपके मैनेजर से। ठीक है, सो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस देके बैठे हुए, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो एक्सपेक्टेशंस है, सही है, एम्प्लॉय से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कुछ इस तरह की आउटपुट जनरेट करे, और जो आपका मैनेजर एम्प्लॉय है वो भी ये सोच रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा मैनेजर मेरी कुछ इस तरह से सपोर्ट करे, या इस तरह की वर्क कंडीशंस दे, या इस तरह के मुझे रिवॉर्ड दे, या मेरे जो कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। ठीक है, सो ये ज़हन में रखना कि ये जो आपका मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान जो एक्सपेक्टेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर कम्युनिकेट ना हो, मकसद मैनेजर अपनी एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट ना करे और जो एम्प्लॉय है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट ना करे, सो देयर इज गोइंग टू बी अ बैरियर। और वो बैरियर होने की वजह से होगा क्या कि व्हाट एवर एम्प्लॉय या व्हाट एवर द मैनेजर इज थिंकिंग, वो किसके पास नहीं जाएगी, वो मैनेजर के पास ही जाएगी या दूसरे बंदे के पास ही जाएगी। सो उसको पता ही नहीं होगा, वो ब्लाइंड होगा इस चीज से कि यार मेरा मैनेजर मुझसे चाहता क्या, सही है, या एम्प्लॉय को मैं खुश कैसे करूं, मतलब वो मतलब जो व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई डू कि वो खुश हो। बस मैनेजर जो है मुसलसल, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट से कि अगर आपके पास ये दोनों अफराद जो है, जो एक्सपेक्टेशंस की मैंने बात की है, अगर मैं इन दोनों को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा यहाँ पर है, सही है, दिस इज मैनेजर ए, और ये बंदा जो है वो यहाँ पर है, दिस इज एम्प्लॉय, और इनके दरमियान एक बेसिकली एक बैरियर है। ठीक है, सो वॉट एवर द एक्सपेक्टेशंस आर देयर, दे आर गोइंग टू हिट टू दिस बैरियर एंड कम बैक। एम्प्लॉय को तो पता ही नहीं चला। सिमिलरली वॉट एवर द एम्प्लॉय इज थिंकिंग, वो यहाँ जाके इसको हिट बैक करेगा और बाउंस बैक हो जाएगी वापस, क्योंकि इसका मतलब जो बात है वो मैनेजर कोई मैनेजर तक रह रही है, और जो बात है वो एम्प्लॉय के एम्प्लॉय तक रह रही है। ये बैरियर आ गया। अगर ये बैरियर आ रहा है, इस बैरियर आने का मतलब क्या है, ये जो बैरियर आ गया इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन नहीं है इन दोनों के दरमियान, सही है। ये जो कम्युनिकेशन नहीं है, इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के पास नहीं जा रही, और जब नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो एकदम से कहाँ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, हाइजीन के अंदर। हाइजीन उस वक्त क्रिएट होता है जब वो अनक्लियर होती है। कोई फैक्टर हाइजीन उस वक्त बनता है जब वो अनक्लियर होता है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं है, सही है, तो वो हाइजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जो चीज क्लियर है वो हाइजीन में कन्वर्ट नहीं होगी, सही है। सो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि ये चीज बेसिकली हमारे पास, ये जो पूरा का पूरा जो बना ये है, ये बेसिकली हमारे पास वो इनिशियल फेज है, जिस इनिशियल फेज के अंदर जो फैक्टर्स है वो हमारे पास होते हैं, और ये जो है, ये वाली जो चीज है हमारे पास, सही है, दिस इज आर रिक्वायर्ड फेज। सही है। अब होता क्या है, जो भी कोई आपकी रूम की थ्योरी है, रूम की थ्योरी कहती क्या है, रूम की थ्योरी कहती है भाई हमारे पास होती है तीन चीजें। ठीक है, और वो तीन चीजें क्या है, हमारे पास पहली चीज होती है फॉर एग्जाम्पल BAL, सही है। ठीक है जी। सो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस, एक चीज होती है हमारे पास एक्सपेक्टेशन, और एक चीज होती है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और कल ग्रुप के ऊपर एक साहब ने कहा कि बैलेंस को इतनी डिटेल में पढ़ाया नहीं गया, तो मैंने उसको जवाब दिया बेटे बुक पढ़े या ऑनलाइन सर्च करके क्यों करे, तो पढ़ाई नहीं था, पढ़ाता हूँ मैं आज रहा हूँ।
ठीक है। तो इसलिए वो जो बात उन्होंने कही थी ना कि इतनी डिटेल में पढ़ाया नहीं गया, तो बैलेंस तो था ही नहीं, तो अभी तक पढ़ाया नहीं था, तो आप पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ ले। ठीक है। सो अब ये चीज ज़हन में रखिए कि बैलेंस का बेसिक मतलब, आप किसी भी काम को याद रखना कि इसने जो बात की थी, इससे तीन चीजों के बारे में बात की थी, एक थी बैलेंस, एक थी एक्सपेक्टेशन और एक थी इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अब बैलेंस का मतलब क्या? ठीक है। तो बैलेंस का बेसिक मतलब जो है वो ये है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या क्या एफर्ट लगाता है। बैलेंस इज द लेवल ऑफ एफर्ट। सही है। अ, इसको हम यहाँ पर एक चीज ऐड कर देता हूँ, लेवल ऑफ एफर्ट। ठीक है। ये वो एफर्ट है जो कि कोई एम्प्लॉय लगाता है टू गेट, कोई भी वर्कर लगाता है, कोई एफर्ट है। सही है। आपने कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे जो है वो अभी एक अच्छी जो है मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाना, ठीक है यार, कोई पार्टी रखनी चाहिए। अब उस पार्टी रखने के लिए या कोई मीटअप रखने के लिए आप जो एफर्ट्स करोगे वो क्या बैलेंस। सही है। आपने कोई भाई कमरे से उठ, सुबह उठने में, उठ के यार उठना है अबे और उठना है, उठ के मुझे जो है अभी तैयार होना है, तैयार होके मुझे तैयार तो होना नहीं है, मुझे तो खैर अभी जाना है और मेरा क्रिकेट मैच है। सही है। मेरे को फुटबॉल मैच है या फुटबॉल मैच आने वाला है यार, अभी वो यार यूएफए लीग का मैच आने वाला है, उसके लिए ये करना, उसकी प्रिपरेशन करनी, एफर्ट करेंगे कुछ आप। सही है। कि आपने पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न और ये वो फ्लैट मार के कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट वगैरह सारा सेटल डाउन करना, कमरे में बैठ के फुल मस्त माहौल में बैठ के आपने देखना है whatsoever, ये आप जो अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए जो आप एफर्ट करते हो, दिस एफर्ट इज नोन एज योर बैलेंस। सही है। यही वो बैलेंस है जो आप लोगों ने सीआई के पेपर से पहले की थी। मकसद अगर आप 2 हफ्ते पहले आपने पढ़ना शुरू किया, आपने प्लान किया, पूरा साल टीचर आपको बोलता ना। सही है। अच्छा टीचर कौन है? टीचर हो गया आपका मैनेजर। आप कौन है? एम्प्लॉय। सही है। अब आप इधर खड़े हैं, असल में ये कंडीशन है जो है, टीचर मुसलसल बोले चले जा रहे हैं बेटे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि बैरियर है। वो बैरियर किस चीज का है? वी रियली नो। और ये जो आप थे, आप क्या कह रहे थे? सर पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। ना आप पढ़ रहे हैं ना आप सुन रहे हैं। इसका मतलब ये कि मैनेजर ये कह रहा है कि यार तुम काम कर लो, एम्प्लॉय कह रहा है मैं काम अभी करने का जरूरत क्या है यार, कब टारगेट कब है यार? टारगेट ड्यू है जून मई के आखिरी हफ्ते में। अच्छा तो अभी क्या चल रहा है यार? सितंबर चल रहा है। तो जून मई के आखिरी हफ्ते में मुझे टारगेट दिखाना है ना। हाँ हाँ। तो यार अभी से काम करने की जरूरत क्या है यार? अभी थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो मई के एंड तक काम कंप्लीट होगा। अबे छोड़ ना, टेंशन किस बात की। ये बताओ ऑडिट कब है? यार वो ऑडिट जो है वो मार्च में। मार्च में, बस मार्च के बाद से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। परेशानी क्यों? ऑडिट हो जाएगा भाई, पर देखना कैसे काम करना। अब आपने जो कहा वो मैनेजर को समझ नहीं है। मैनेजर ने कहा पागल इंसान है यार, इसको मैं कह रहा हूँ अभी काम कर ले, ऑडिट में पकड़ा जाए। ऑडिट हुआ। ऑडिट जैसे आप लोगों का मॉक एग्जाम्स होते हैं, मॉक एग्जाम्स हुए तो पता चला कि जी आप तो आपका टारगेट ही अचीव नहीं, आपको पकड़ लिटरॉल लगा दी। अब जो आपको पनिश किया गया या जो आपके पेरेंट्स को बुलाया गया या जो आपको सैक करने की कंपनी ने बात की, आप हाइजीन फैक्टर में पहुंच गए एकदम से। आपने कहा ये क्या बदतमीजी करना है भाई? डेट कब की है? मई की डेट है ना, खत्म कहानी। अभी तो काम स्टार्ट करो, देखना भाई आप करता क्या। अब आपने क्या किया ओरिजिनली, आप लोग करते क्या? यही ये मैं कहता हूँ बैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना, इट इज सो रियल कि ये आप पे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो सकती है। आपने क्या किया? आपने आखिरी के 1 महीना, सही है, आपने प्लान कर लिया कि जी लास्ट अप्रैल में मैंने, 1 अप्रैल से मैंने पढ़ना शुरू करना है, 30 मई तक मैंने पढ़ना है। 2 महीने मैंने ऐसे पागलों की तरह पढ़ना है कि देखना फिर करते हैं क्या, कोई रोक नहीं सकता।
बिल्कुल सही। अब आपने क्या किया कि वो 2 महीने आपने बाकायदा सच्चे दिल से आपने बेहद मेहनत, आपने 8-8 9-9 घंटे पढ़े, सही है, आपने पास्ट पेपर भी सॉल्व किया, सही है, आपने आंसर मार्किंग स्कीम्स भी देखी, आपने टीचरों को कॉल की कि सर मैं अब आपको पेपर सॉल्व करके चेक करवाना चाहता हूं, सर आप मेरा आंसर चेक कर देंगे। अब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो टीचर है ना, वो प्रेस ऑफ हुआ है टोटल, क्योंकि वो सितंबर से आपको नॉन स्टॉप कह रहे हैं पेपर कर लो चेक करवा लो, पेपर कर लो चेक करवा लो, पेपर कर लो चेक करवा लो, सही है। अब आपने मुझसे, मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, असाइनमेंट कर लो कर लो कर लो, अभी मैं आपको 2 नंबर पे ट्रेन कर रहा हूँ, 3 नंबर पे ट्रेन करूंगा, फिर 5, फिर 8, 12, फिर पेपर 2 के 2 3 8 और 11। मकसद अप्रैल में आप लोगों ने मॉक एग्जामिनेशन होने के बाद आप सबको मैंने हर तरह के इवन 20 मार्क तक का आंसर मैं पक्का करवा दिया। अब एक बच्चा वहां बैठा हुआ और मुझे वो अप्रैल के सेकंड हफ्ते, मकसद मार्च के 31 तक मैं सब चीजें कंप्लीट करवा चुका, पागल हो गया कह कह करके काम कर लो। अब मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर एक बच्चा के बोलता है सर मैंने एक असाइनमेंट सॉल्व किया है, काइंडली वो चेक कर लो। मैं कहूंगा हाँ दिखाओ, और वो मुझे लाके दिखा, सर 2 मार्क का आंसर लिखते किस तरह से एक दफा जरा समझा देंगे। मेरी तो पैर से लेकर सर तक सब चीजें भिन्न नोट हो जाएंगी फुल टाइम। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ओरिजिनली मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी है सितंबर से लेकर मार्च एंड तक के आप लोगों को मैं 2 से लेकर 20 मार्क तक लेके जाऊं, और एक बंदा बाय द एंड ऑफ द गेम आके मुझसे बोल रहा है सर जी जरा 2 मार्क समझा देंगे सर। सर ये मैंने तकरीबन को 6-7 पेपर्स किए, काइंडली चेक कर देंगे। भाई मैं क्यों करूं चेक, मुझे किसने काटा है चेक करने को, जब मैं पूरा साल बोल रहा था उस वक्त। अब जब मैं आपको ही बोलूंगा आप नाराज हो, मैं क्या फजूल टीचर है, इसका काम क्या है, यही तो काम है इसका। सीरियसली दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ कन्फ्रंटेशन, और यही वो चीज है जो क्या बन रही है इस वक्त, हाइजीन बन रही है, इजंट इट? आपने कोई भी एफर्ट की, अब आपका प्लान क्या था, अब आपने दिलो जान से 2 महीने आपने एफर्ट की, 2 महीने एफर्ट करने के बाद आपकी बैलेंस क्रिएट हो चुकी है, आपने बैलेंस डेवलप कर ली, एफर्ट कर ली। अब आपकी एक्सपेक्टेशन, अच्छा आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, और वो क्या चीज है जनाब, द डिजायर्ड रिजल्ट। हाँ, अब आप समझते क्या है, वह कहते हैं सर 2 महीने मैंने पढ़ना है, अपने आप से शीशे पे खड़े होकर बोलते हैं भाई ने ना 2 महीने पढ़ना है, भाई ने ना आखिरी के ना 5 साल के पेपर सॉल्व करना है सारे सब्जेक्ट, ठीक है। मार्किंग सिम खोलेगा किताब देखेगा भाई बिल्कुल चीता हो जाएगा फुल टाइम, और भाई ने जाके, और भाई ने ये किया, आपने ये किया, और आपने करने के बाद सीआई का पेपर भी दे दिया, और आप आ रहे अब तो भाई का ए ग्रेड पक्का। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मैंने आखिरी के 2 महीने पढ़ना है और ए ग्रेड मारना है, सही है। अब सिचुएशन इस तरह से है कि काश कि ये हर एक के लिए अगर यही फॉर्मूला, कुछ लोगों के लिए देखो वही बात है, कुछ लोगों के लिए फॉर्मूला चलता है, लेकिन किन के लिए चलता है नोबडी नोस, और बहुत सारों के लिए फॉर्मूला नहीं चलता। उससे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे क्लास के अंदर या आपके दोस्तों के अंदर या आप में से कोई होगी जो शायद ये कहते हो सर हमने तो ये किया था, हमारा तो ए ग्रेड आ गया। बिल्कुल अच्छी बात, तो सर यू आर वन ऑफ फ्यू। क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा? शायद नहीं, ठीक है। तो और पहली बात है इधर के रिजल्ट्स के ऊपर तो वैसे भी एक्सपेक्टेड के ऊपर थे, तो यू कैन नॉट क्वांटिफाई योरसेल्फ वेदर इट वाज द राइट स्ट्रेटजी और नॉट। तो अब सिचुएशन इस तरह से कि उसने कहा कि सर मैंने जो है सर आखिरी के 2 महीने पढ़े हैं, और सर जी देखिए मेरा जो है रिजल्ट ए ग्रेड आएगा। अब ए ग्रेड उसका नहीं आ, ठीक है। और वो क्या करेगा फिर उसके बाद हमें कॉलें आती, हाँ हाँ हाँ, फिर आप लोग करते हैं कॉलें, और आप कहते हैं कॉलें करके क्या बोलते हैं, सर सारे तो असाइनमेंट्स किए थे सर, सर आपने कहा था पेपर करें सर, आखिरी के 2 महीने बैठ के सर 5-5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए सर, सर फिर भी ग्रेड दिया है सर, सर आपके पढ़ाने में मसला। अरे मेरे पढ़ाने में गलती कहाँ से आ गई, ये तुमने सारी बल्ली मेरे सर पे क्यों डाल दी? वो इसलिए क्योंकि जब आप असाइनमेंट्स कर रहे थे तो आप छापते थे, जब आप क्विज करते थे तो नॉन सीरियस थे, जो क्विज आप खुद करते थे वो भी छाप के करते थे। जब कहा जाता था कि आपने पेपर की प्रैक्टिस कर ली, आप कहते थे आखिरी के 2 महीने पढ़ेंगे। जब आखिरी के 2 महीने आपने पढ़े तो आपने खुद से पेपर सॉल्व किए, आपने चेक तो करवाई नहीं, और चेक करवाई भी तो चेक करवाने के लिए आपने इतना फजूल के साथ काम चेक करवाया जिसके ऊपर मैं वो क्वांटिफाई नहीं कर सकता था। और फिर जब आप लोगों का एक्सपेक्टेड रेट भेजा गया, भाई मैं तो पूरे साल की परफॉर्मेंस देख के चेक करके भेजूंगा ना,
सारे साल में तो, और यही चीज इस साल हुई भी। इस साल कुछ ऐसे बच्चों ने दूसरे कॉलेज के बच्चों ने बकायदा टीचरों को एक्यूज करना शुरू किया, जहां पर टीचर्स को ये कहा जाता था सर आप अगर अच्छा भेज देते तो हमारा ग्रेड अच्छा आ जाता, वैसे सारा साल हमने झक मारा है, बट स्टिल यू शुड बी गिविंग अस एन ए। क्वेश्चन ये था कि भाई वो बच्चा जिसने सारा साल एक ही परफॉर्मेंस शो की है, मैं उसको कौन सा ग्रेड दूं जिसकी वजह से, जिसके बिहाफ पे आपको बिला वजह में एक ग्रेड। तो ये वो एक्सपेक्टेशंस थी जो मीट नहीं होती। ठीक है, सो अब आपके एक्सपेक्टेशंस है कि मैं ये डिजायर्ड रिजल्ट लेकर आऊंगा, और जब डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहती है कि द रिक्वायर्ड रिवॉर्ड टू बी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम। अब जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसके लिहाज से मुझे इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए। अब आपने पहले से चीज को ध्यान में रखी, आखिरी के 2 महीने पढ़ूंगा, ए ग्रेड मारूंगा, अब्बू से बोलूंगा, अम्मी से बोलूंगा मुझे आईफोन 12 देना। ठीक है, अब आईफोन 12 दिलवाने में यार बिला वजह खुद ही इंस्ट्रूमेंट सेट भी कर लिया, खुद ही एक्सपेक्टेशन भी सेट कर ली, खुद ही वैल्यूज भी सेट कर लिया, बताया नहीं अम्मा पापा को। ये आपके पास ये चीज आई भी, इनिशियल फेज है ये वाला। ये आप हैं, आपके ए बी आप लोग हैं, और ए कौन है? आपके अम्मी अब्बू। बताया हुआ है नहीं, बैठे हुए आराम से। अब जब रिजल्ट आ जाता है तो अब्बू आते हैं आपके पास, आपके पेरेंट्स आते हैं आपके पास, कहते हैं चलो फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेड भी आ, कहते हैं अच्छा ए ग्रेड का, शाबाश बेटे वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आओ तुम्हें हम कुछ दिलाएं। अब आपके जहन में क्या है? आपके जहन में मुझे आईफोन 12 मिलना चाहिए, और उन्होंने आपको मोबाइल फोन तो दिलवाया, लेकिन वो आईफोन 12 नहीं था, वो आईफोन 8 था फॉर एग्जाम्पल, या वो आईफोन नहीं था, वो आपको उन्होंने कोई अच्छी जगह पे खाना खिला दिया, या उन्होंने आपको एक टी शर्ट दिला दी, या आपको कोई आपके फेवरेट ड्रेस था वो दिला दिया। आप अच्छा वो दिलवा रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, सही है, वो आपकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो आपको वो फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। लेकिन आप क्या, आप खुश होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी में लिखा हुआ क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में तो उस इंस्ट्रूमेंट से खुश होऊंगा जो इंस्ट्रूमेंट मेरे काम में हो। सही है, तो दैट इज द रीजन। अब आप मुंह सुझा के बैठे, अम्मा अब्बा परेशान, बच्चे का अच्छा ग्रेड आया, बच्चे को हमने शॉपिंग भी करवा दी, बच्चा फिर भी नाराज, ये क्या बात हुई? कि बच्चा तो क्यों खुश होता, बच्चे ने खुद से सोचा हुआ था कि उसको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या मिलना चाहिए, आईफोन 12 मिलना चाहिए, अब वो तो आईफोन 12 तो मिला ही नहीं उसको। अब ये वो सिचुएशन है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि बैरियर नहीं है। अब ये बात पहले आपको अपने पेरेंट्स से करनी चाहिए थी, चाय के टेबल बैठे और बात करें, अब्बा जी देखिए, अम्मी जी देखिए, मैं जो हूँ आखिरी के 2 महीने पढ़ूंगा, सही है, तो पहले तो इसी पे लड़ाई शुरू हुई, बेटा आखिरी के 2 महीने क्यों पढ़ रहे हो, अभी से क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, दरअसल अभी तो मैंने ना अपनी जिंदगी जीती, तो मैंने तो अभी पार्टियां करनी है, सब कुछ करना है, तो अभी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आखिरी के 2 महीने पढ़ूंगा। तो अम्मा अब्बा का जवाब क्या आएगा? बेटे तो हम फीस क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप देते रहे फीस, परेशानी की बात नहीं है, फीस देते रहे, आप तो वैसे ही बहुत कमाते हैं, और मुझे नहीं मालूम आपकी वर्थ क्या है, पैसे कमाने की किस तरह से मुश्किलों से आप कमाते हो, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जो है अभी मुझे बोलेगा नहीं, मैंने अभी जो है अय्याशियां कर, तो वहीं पर ही पहले कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, बेटा ये कौन सा बैलेंस है तुम्हारा? सही है, ये तुम्हारी एफर्ट आखिरी के 2 महीने क्यों कर रहे हो? क्या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा? क्या तुम पॉइंट क्या है कि बहुत कम पेरेंट्स, मेरे ख्याल से ना होने के बराबर पेरेंट्स ऐसे होंगे जो उस बारे में आपसे कहेंगे हाँ बेटे कोई मसले की बात नहीं है, आखिरी के 2 महीने पढ़िएगा, हम बिला वजह में आपकी कॉलेज की फीस और बिला वजह में आपके ट्यूशन फीस देने को तैयार है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस तरह का किसी का कोई पेरेंट है, कोई है ऐसा बच्चा क्लास के अंदर राइट नाउ, रेज योर हैंड, जो ये कहे अपने पेरेंट्स को कि जी मैंने आखिरी के 2 महीने पढ़ना है और मुझे अयाशी करनी है, और उसके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे और उसकी ट्यूशन फीस और उसकी कॉलेज फीस देते रहेंगे। कोई है ऐसा बच्चा? रेज योर हैंड। कोई है ऐसा बच्चा क्लास के अंदर?
सी आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, लेकिन आप चाहते जरूर होंगे ऐसा कहें, सही है? क्या आखिरी के 2 महीने पढ़ेंगे, फुल टाइम ऐशी करेंगे, फुल सीन ऑन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप ये बात करोगे अपने मैनेजर के सामने, तो मैनेजर ने आपकी पहली आपकी बैलेंस के ऊपर एक क्वेश्चन कर दे, सही है? अच्छा चलो, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे ने बात कर ली, उसके अम्मा अब्बा मान गए, मैंने कहा बेटे अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं ग्रेड? देखिए जी मैं आखिरी के 2 महीने पढ़ूंगा और ना मैं ए ग्रेड तो नहीं बी ग्रेड तो आ जाएगा भाई। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा और अगर आपका बी ग्रेड आ जाएगा तो वो दरअसल मैं बस पे जाता था ना, तो मुझे तो अब बाइक चाहिए, तो 75 कम अज कम सीडी 70 सीडी 75 तो जो है ना मुझे चाहिए, और वो सुपर वगैरह के नहीं चाहिए मुझे, होंडा की चाहिए। जी 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 जी, बहुत अच्छी, क्या बात। तो आपने क्या किया, आपने बैलेंस भी बता दिया, 2 महीने पढ़ो, आपने रिजल्ट एक्सपेक्टेशन भी बता दी, बी ग्रेड आ जाएगा, और आपने यही बता दिया मुझे क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जब आपने कम्युनिकेट कर दिया, तो अब मैनेजर इस चीज को इवैल्यूएट करेगा कि यार क्या ये एफर्ट्स सफिशिएंट हैं, क्या ये एफर्ट, क्योंकि उसका तो एक्सपीरियंस है ना, मैनेजर कौन है जो कि मिड्सबर्ग के लिहाज से फिगर हेड है, जो मिड्सबर्ग के लिहाज से लेजॉन है, जो फिगर हेड जो मिड्सबर्ग के लिहाज से उसके अंदर लीडर है, सही है, जिसके अंदर डिस्टर्बेंस हैंडलिंग है, सब चीजें उसके अंदर, ठीक है, उसके पास तो एक्सपीरियंस, पढ़कर ग्रेड नहीं आ सकता, और यही कॉन्फिडेंस टीचर्स के अंदर भी, ये टीचर्स जो आपको बोलते हैं बेटे गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं करो, वो इसी कॉन्फिडेंस के, क्योंकि वो फिगर हेड होते हैं, उन्होंने आपको अकेले को नहीं देखा होता, उन्होंने कुछ हजारों स्टूडेंट्स को देखा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पहुंचते हैं कि ये अप्रोच सही नहीं है। तो जब आपने मुझसे आके बात की कि सर आखिरी के 2 महीने पढ़ेंगे सर, बी ग्रेड आ जाएगा, और सर अगर आ जाएगा ना सर सीडी 70 दे दीजिएगा सर मुझे, बड़ी अच्छी बात है, मैंने मुझे पता है 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आने वाला नहीं, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए कि 2 महीने पढ़कर आपका बी ग्रेड आ जाए, तो बेटा कैम्ब्रिज वालों को फिर इसको 2 साल का कोर्स रखना नहीं चाहिए, ए लेवल्स को, फिर इसको एएस को तो सिर्फ 2 महीने का कोर्स होना चाहिए भाई, 8 महीने क्यों घसीटे, लॉन्च ही 2 महीने के लिए करते, सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च करते 2 महीने में पढ़ो और ए ग्रेड ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आपका अगर आपके किसी दोस्त वगैरह का अगर कभी कोई ग्रेड इस तरह से पढ़ के आ भी गया, तो वो उस पेपर में आया हुआ है, उस इंस्टेंस में आया हुआ, सब्जेक्ट नहीं आता उसको, ठीक है। देयरफॉर फॉरन से पेशर इस बैलेंस को, यानी कि इस वीई को, सही है, वीईआई को मैनेजर कम्युनिकेट करेगा अपनी बैलेंस, यानी कि वो कहेगा बेटा मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन की जरूरत है, तो पहले क्या होगा, ये मैनेजर जो है, सही है, जो मैनेजर ए है और इस मैनेजर के दरमियान ये जो एम्प्लॉय है, इनके दरमियान जो बात होगी, ये जो पहले बात होगी यहाँ पर, और फिर बात जाएगी यहाँ पर, सही है, ये बात होगी, वो पहले जाएगी किसके ऊपर, बैलेंस के ऊपर। बैलेंस से पहले लड़ाइयां होंगी, मैंने एफर्ट कितनी करनी है, तुमने एफर्ट कितनी करनी है, मैं तुमसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ब्ला 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 ब्ला, ये पहले बैलेंस के ऊपर सारी बात, पहले बैलेंस में कि तुम्हारी एफर्ट कितनी होनी चाहिए। मैनेजर कहेगा तुम्हें 8 घंटे काम करने हैं, एम्प्लॉय कहेगा सर मैं 6 घंटे काम करूंगा, लानत है तुम्हारी शक्ल पे, 8 घंटे काम करने, मैंने दफा हो जाओ, पहले ही बता दी सर जी 6 महीने 1 घंटे में काम करने को परेशानी की बात है, ठीक है, अगर तुम 6 महीने में काम करते हो तो उसके लिहाज से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे साथ, फौरन से मैंने एक्सपेक्टेशन शेयर की, मैनेजर ने अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर की और एम्प्लॉय ने अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर की, ये टारगेट होगा, अचीव कर सकते हो, या ये टारगेट अचीव करो, एक्सपेक्टेशन है, तुम 6 घंटे काम करोगे दिन के, तुम 600 यूनिट्स बेच सकते हो, तुम 8 घंटे काम करोगे तुम 800 यूनिट्स बेच सकते हो। सर आपने भाई को हल्का लिया हुआ है, सर भाई करेगा 6 घंटे काम और बेचेगा 800 यूनिट, यार नहीं हो सकता पॉसिबल, सर जी आपने भाई को चेक नहीं किया अभी तक, भाई को हल्का ले रहे हो आप, यार मैं कह रहा हूं तुम नहीं कर सकते, सर आप ट्रस्ट, सही है। तो ये वो चीजें जो आप लोग आमतौर पे कंपनीज के अंदर लोग कर भी रहे होते हैं। अब हो गई जी एक्सपेक्टेशन, ठीक है डन, सही है, फाइन, इंस्ट्रूमेंटेलिटी पे आ जाओ। अगर 600 यूनिट्स तुमने बेचे, ठीक है, अगर 600, अब तो बोलो ना 6 घंटे का तुम, जैसे का मैनेजर कह रहा था 8 आवर्स, ये कह रहा था 6 आवर्स, ठीक है, डिसाइड हो गया 6 आवर्स, सही है, एक्सपेक्टेशन इसकी थी 800 यूनिट्स और इसकी थी इन 8 आवर्स, सही है, और इसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थी 800 यूनिट्स
इन 6 आवर्स। सही है। अब आ गया कि अगर तुमने 800 से कम यूनिट्स बेचे, यानी कि 600 यूनिट्स बेचे, ठीक है, तो अब मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। फौरन से पेशतर अब यहां पर चीजें आ जाएंगी कि अब मुझे बताओ कि अगर तुमने ए इंस्ट्रूमेंटेलिटी, अगर तुमने लेस देन 800 बेचा, सही है, बी इक्वल 800 और सी ग्रेटर देन ई। ठीक है, अब फौरन से बेशतर आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इतना आप खुदा करो ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम 2 घंटे कम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे, बता रहा हूँ। नहीं सर जी, भाई को आपने क्यों करना, और ठीक है, अगर तुमने 800 से कम किए तो सर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ओके, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बस ठीक है, डन हो गई। अगर तुमने 800 यूनिट्स किए तो मैं 20% का इंक्रीमेंट देने को, इंक्रीज देने को तैयार हूं सैलरी के। अगर तुमने 800 से ज्यादा किए, मैं तुम्हें 50% का इंक्रीज देने को तैयार। डन हो गई कहानी। आ जाओ बेटा मैदान में, कर 2 महीने में। अब मैं बैठ के आपको मॉनिटर करूंगा मिनट्सबर्ग के लिहाज से। अगर 799 भी हो ना, 799 भी हो, 800 से कम, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सही है, तो गए। अब मैं टारगेट उल्टा लगा दूंगा आपको। जब कह रहा था मेरी बात मान लो, इसका मतलब ये कि फौरन से पेशेंट को पता चल जाएगा बेटा जी अब 799 का मतलब ये है कि भाई गया। ठीक है, और मैनेजर से तो लग जाएंगे, बात लग जाएगी। इसलिए अब आपकी खुद ब खुद ही एफर्ट बेहतर हो जाएगी। वही चीज जो आपको, और बाकायदा जब आप वो रिजल्ट हासिल करोगे, अगर मैं आपको 20%, क्योंकि एग्रीड अपॉन है, ठीक है, एग्री हो गया, तो अब मैं अगर आपको 20% का इंक्रीज दूंगा ना सैलरी के अंदर भी, तो आप खुश हो गए, आप उससे नाराज नहीं होगे, क्योंकि ये चीज पहले से डिसाइडेड। और अगर 800 से ऊपर जाओगे और मैं आपको 50% का इंक्रीमेंट दूंगा, तो आप फिर खुश हो गए और मैं भी खुश हूँ, तो मुझे टारगेट अचीव हो गया, आपको आपका टारगेट भी अचीव हो गया। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखिए कि तमाम तर वो हाइजीन फैक्टर्स जो कि हमारे पास किसी भी फैक्टर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर हमारे पास चल रहे हो, बी इट बी इन be it be in our relationship, be it be in working conditions, remuneration, security, कंपनी की पॉलिसी, बैठ के बात करते हैं भाई तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस। सही है, तुम क्या चाहते थे, बस कैसी वर्किंग कंडीशन हो तो खुश हो जाओ। सही है, तुम कैसी सुपरवाइजर चाहते हो जरा मुझे बता दो, उस रात सुपरवाइजर करेगा तैयार। तुम कैसी कंपनी पॉलिसी चाह रहे थे, तुम कैसी सैलरी चाह रहे थे, तुम कैसी रिलेशनशिप चाह रहे हो मैनेजर के साथ, तुम कैसी जो है उसके सिक्योरिटी के तरफ काम करना चाह रहे हो, क्या करे तो सिक्योर हो। Meaning communicate on this. If you can communicate, then you can resolve these issues, or then you can put up the V, the valence, the E, the expectation, and I, the instrumentality. Right reward towards the right effort by the right employee. If so, then आपको hygiene factors को आप resolve कर सकते हैं। ठीक है, so ये चीज ध्यान में रखो। This is basically ब्रूम थ्योरी इज। और कल हम इसका जो एक आधो वो हम लिखेंगे ताकि हम लोग इसको क्लियर कर सकें। फाइन, सो अब आप लोग भाग जाएं और दूसरी क्लास स्टार्ट होने। इफ यू हैव क्वेश्चंस तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए जी, जाए, एंजॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफिज।